प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी का फ्लावर, सीड, पॉलिनेशन एंड फ्रूट। आज का टॉपिक है फ्लावर, सीड, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन एंड फ्रूट। तो हम लोग सबसे पहले फ्लावर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फ्लावर क्या है। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है? पत्ती का मॉडिफिकेशन है, या रूट का मॉडिफिकेशन है, या तना का मॉडिफिकेशन है, या क्या है? और 67 में फ्लावर के बारे में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ये मॉडिफिकेशन किसका है। तो एक्चुअली फ्लावर जो है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्वीट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्वीट। आपको ये याद रखना है कि फ्लावर जो है, ये पर्णों का रूपांतरण है, पर्णों का मॉडिफिकेशन है। पर्णों जो तना का भाग है, ऊपर का जो एपिकल भाग होता है, जिसको पर्णों कहते हैं या सूत कहते हैं, यही मॉडिफाई होकर के फ्लावर के रूप में एक रचना जो है, रचना का विकास होता है। तो ये एक्चुअली सूट का मॉडिफिकेशन है या पर्रुम का मॉडिफिकेशन है, या पत्ती का या रूट का या तना का मॉडिफिकेशन नहीं है। एक और प्रश्न पूछता है कि वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन है और सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन है? तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फ या गोलोपोसा नामक प्लांट में पाया जाता है। इक्वेटिक प्लांट है, वोल्फ या गोलोपोसा। वोल्फ या गोलोपोसा, ये वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है और एक इक्वेटिक प्लांट है, ये पानी में। और उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन है? तो सबसे लार्जेस्ट फ्लावर रेफलेसिया आर्नोल्डी का होता है। रेफलेसिया आर्नोल्डी, रेफलेसिया आर्नोल्डी। इसका वजन करीब करीब 11 केजी तक होता है। 11 केजी तक होता है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ्लावर होता है। हम लोग फ्लावर का अध्ययन कर रहे हैं। फ्लावर के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फ्लावर को जिस ब्रांच में, जिस साइंस के ब्रांच में किया जाता है, उसको एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, जेपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, और अदर स्टेट पीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर को। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कौन है? तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर का जनक जो है, डॉक्टर एम एच मारी गौड़ा को माना जाता है। वो कर्नाटक से हैं और फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर दोनों ही कहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को यहाँ जानना है कि एक फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एक फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला कैलिक्स, कैलिक्स। दूसरा कोरोला, कोरोला। तीसरा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और चौथा डायनोसियम, डायनोसियम। फ्लावर के ये मेन 4 पार्ट होते हैं। कैलिक्स को बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। कोरोला को दलपुंज कहते हैं हिंदी में।
एंड्रोसियम को उमंग कहते हैं हिंदी में, उमंग, उमंग। और गायनोसियम को जायांग कहते हैं, जायांग, जायांग। अब आते हैं हम लोग कैलिक्स पर। कैलिक्स, कैलिक्स जो है किसी भी फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है। किसी भी फ्लावर का सबसे बाहरी चक्र होता है, और ये यूजुअली ग्रीन होता है। ग्रीन इसलिए यह फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। कैलिक्स में फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी होती है, फोटोसिंथेसिस। आपको जानना चाहिए कि फूल के किस भाग में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसका उत्तर है कैलिक्स, क्योंकि यह ग्रीन होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कैलिक्स के यूनिट को, इकाई को, कैलिक्स के इकाई को सेपल कहते हैं, सेपल, सेपल, सेपल यानी वाहेदल, हिंदी में वाहेदल, वाहेदल। और कई सेपल के मिलने से कैलिक्स का निर्माण होता है। कई सेपल के मिलने से कैलिक्स का निर्माण होता है, यानी सेपल जो है कैलिक्स की इकाई है, उसकी यूनिट है कैलिक्स। अब हम लोग आते हैं कोरोला पर। डायग्राम, डायग्राम, एक वर्टिकल सेक्शन में आप लोग फ्लावर का डायग्राम यहाँ देख सकते हैं। डायग्राम में आप लोग फ्लावर के चारों पार्ट को देख सकते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग देख रहे हैं डायग्राम को। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को संयुक्त रूप से स्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, स्टिल या कार्पेल। और फूल के डंठल को पेडिसल कहते हैं, पेडिसल। एंथर और फिलामेंट को स्टेमेन कहते हैं। थैलामस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का, जहां पर फ्लावर के चारों पार्ट अटैच रहते हैं, थैलामस। और इसका एक इंपॉर्टेंट रोल यह भी है कि कभी कभी थैलामस मॉडिफाई होकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि एप्पल। एप्पल जो है थैलामस से डेवलप होता है। इसलिए कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एप्पल का हम लोग क्या खाते हैं, यानी एप्पल का हम लोग थैलामस भाग खाते हैं।
एप्पल का हम लोग थैलामस भाग खाते हैं। थैलामस, क्योंकि एप्पल का विकास ओवरी से नहीं होता है, थैलामस से होता है, इसलिए एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। फॉल्स फ्रूट कहा जाता है क्योंकि एप्पल का डेवलपमेंट विकास थैलामस भाग से होता है। थैलामस भाग से होता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैलिक्स की इकाई को सेपल कहते हैं, और कोरोला जो है फ्लावर का सेकंड चक्र है, दूसरा चक्र है। फ्लावर का दूसरा चक्र है कोरोला। कोरोला फ्लावर का कोरोला फ्लावर का सेकंड वर्ड है, सेकंड चक्र है। और ये सेकंड चक्र है। और कोरोला की इकाई को पेटल्स कहा जाता है। पेटल्स यानी दल, हिंदी में दल। कोरोला की इकाई को पेटल कहते हैं, यानी दल कहते हैं। दल, दल कहते हैं, दल कहते हैं। और एक बात यहाँ आप लोगों को यह भी जानना चाहिए कि कैलिक्स और कोरोला दोनों जो है फ्लावर का एक्सेसरी ऑर्गन है, यानी कि सहायक अंग है। कैलिक्स प्लस कोरोला, कोरोला फ्लावर का एक्सेसरी ऑर्गन है, ये सहायक अंग है, सहायक अंग है, सहायक अंग। अब हम लोग फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट पर चर्चा करें। यहाँ दो पार्ट है, एक एंड्रोसियम, दूसरा गायनोसियम। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट है। एंड्रोसियम 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 फ्लावर का मेल पार्ट है। मेल पार्ट है यानी नर नर अंग है, नर अंग है, नर अंग है। और एंड्रोसियम की इकाई को स्टेमेन कहते हैं। एंड्रोसियम की इकाई को स्टेमेन कहते हैं। इकाई को स्टेमेन कहते हैं, हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। गायनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट है। गायनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट है। गायनोसियम को हिंदी में जायांग कहते हैं, जायांग कहते हैं, जायांग कहते हैं। और गायनोसियम की जो इकाई है उसको स्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। स्टिल और कार्पेल, कार्पेल कहते हैं। एंड्रोसियम और गायनोसियम फ्लावर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये प्रजनन में रोल प्ले करता है, प्रजनन में रोल प्ले करता है। इसलिए इन दोनों पार्ट को, यानी एंड्रोसियम को, गायनोसियम को एसेंशियल ऑर्गन्स कहते हैं। प्रजनन में भूमिका है, और एंड्रोसियम गायनोसियम को एसेंशियल ऑर्गन्स कहते हैं या आवश्यक अंग कहते हैं। तो आप लोग यहां समझ गए होंगे, दो सहायक अंग हैं और दो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, आवश्यक अंग हैं, जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, रोल प्ले करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एंड्रोसियम की रचना पर चर्चा करते हैं। एंड्रोसियम की रचना पर चर्चा करते हैं। एंड्रोसियम की रचना, एंड्रोसियम की रचना पर चर्चा करते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि एंड्रोसियम की इकाई को स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन, स्टेमेन में तीन पार्ट होते हैं। स्टेमेन में तीन पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं, तीन पार्ट। स्टेमेन एंड्रोसियम की इकाई है, इसके तीन पार्ट हैं।
एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, कनेक्टिव और फिलामेंट। ऐसा भी एंथर ऊपर में, बीच वाला कैंसर, कनेक्टिव और हाँ कनेक्टिव जो जोड़ रहा है, कनेक्टिव और फिलामेंट जिस पर परागकोश टिका हुआ रहता है। इन तीनों पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है एंथर, जिसको परागकोश कहते हैं, परागकोश। ठीक है, एंथर को परागकोश कहते हैं, एंथर को परागकोश कहते हैं। और एंथर जो है यह बाइलोब्ड होता है, इसमें दो लोब होते हैं और इसमें चार सुराख होता है। बाइलोब्ड होते हैं, प्रत्येक लोब में दो दो सुराख है और कुल इसमें चार खाना बना हुआ है, चार खाना इसमें बना हुआ है। चार पॉलन सेक्स बने हुए हैं, चार पॉलन सेक्स बने हुए हैं, पॉलन सेक्स बने हुए हैं। और एंथर, इन पॉलन सेक्स में या एंथर में पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है जो कि मेल स्पर्म है। एंथर में परागकोश में पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है जो मेल गेमेट है, मेल गेमेट या मेल स्पर्म है। आपसे पूछा जा सकता है पोलन ग्रहण का निर्माण कहां पर होता है, तो पोलन ग्रहण का निर्माण परागकोश में होता है, एंथर में होता है, एंथर में होता है। आपको जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपसे यह पूछा जा सकता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से स्टेमन का कौन सा भाग नहीं है, निम्नलिखित में से स्टेमन का भाग कौन सा नहीं है। आपको ऑप्शन में एंथर रहेगा, कनेक्टिव रहेगा, फिलामेंट रहेगा, कार्पेल रहेगा। तो जाहिर सी बात है कार्पेल स्टेमन का भाग नहीं है। स्टेमन का यहाँ तीन इंपॉर्टेंट भाग है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है और प्रश्न पूछा भी गया है यहां से कि निम्नलिखित में से कौन स्टेमन का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है। अब हम लोग आते हैं गायनोसियम पर। गायनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट है और यह फूल का चौथा चक्र है। गायनोसियम फूल का फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है और फ्लावर का चौथा चक्र है, ये चौथा चक्र है, चौथा चक्र फ्लावर का चौथा चक्र है, चौथा चक्र है। और इसकी इकाई को पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल में तीन इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। डायग्राम देख रहे हैं आप लोग। पिस्टिल में तीन इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, स्टिग्मा,
स्टाइल, सबसे ऊपर का भाग स्टिग्मा कहलाता है। हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। बीच वाला भाग जो नली के आकार का है उसे स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। और हिंदी में उसे वर्तिका कहते हैं, वर्तिका, वर्तिका। और स्टील का जो आधार भाग है और फूला हुआ है घड़े के जैसा, फूला हुआ है घड़े के जैसा, उसे अंडाशय कहते हैं या ओवरी कहते हैं, उसे अंडाशय कहते हैं या ओवरी कहते हैं, ओवरी या अंडाशय, ओवरी या अंडाशय कहते हैं। और ओवरी के अंदर एक रचना है, ओवरी के अंदर एक रचना है जिसे बीजाणु कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, इसे बीजाणु कहते हैं या ओव्यूल कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो अंडाशय फल में बदल जाता है और ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है। पॉलिनेशन की क्रिया में पराग कोश से पोलन ग्रहण निकलकर सबसे पहले स्टिग्मा तक आते हैं, स्टिग्मा तक आते हैं। स्टिग्मा तक आते हैं और स्टिग्मा में लैंड करने के बाद पोलन ग्रहण का जर्मिनेशन होता है और यह पोलन ट्यूब के रूप में, पोलन ट्यूब के रूप में स्टाइल से होते हुए, स्टाइल के अंदर से गुजरते हुए यह ओवरी के अंदर बीजांड तक पहुंचता है, ओवरी के अंदर बीजांड तक पहुंचता है, जहां पर यानी बीजांड के अंदर एग सेल होते हैं और एग सेल से निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी फल में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, सीड का निर्माण होता है। तो निषेचन की क्रिया के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का डेवलपमेंट होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है। और हाँ हाँ हाँ, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फल का निर्माण फ्लावर के किस भाग से होता है, फल का निर्माण फ्लावर के किस भाग से होता है। तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, चर्चा किया कि ओवरी से होता है, यानी कि ओवरी जो है वो फल में कन्वर्ट होता है, ओवरी, ओवरी फल में कन्वर्ट होता है। और आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के किस भाग से सीड का निर्माण होता है, किस भाग से सीड का निर्माण होता है। तो ओव्यूल से, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। स्टूडेंट कुछ सवाल है तो पूछिए, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंप्लीट फ्लावर
और इनकम्प्लीट फ्लावर पर चर्चा करेंगे। कंप्लीट फ्लावर क्या है और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है। कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं, उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें फ्लावर के चारों बेसिक पार्ट्स उपस्थित रहते हैं। कंप्लीट फ्लावर वह फ्लावर है जिसमें फ्लावर के चारों बेसिक पार्ट यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम या सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल, पिस्टिल, ये चारों भाग उपस्थित रहते हैं। चारों बेसिक पार्ट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम या सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड पिस्टिल। सेपल, पेटल, स्टेमेन, स्टेमेन एंड पिस्टिल, पिस्टिल, चारों भाग उपस्थित रहते हैं। चारों भाग उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। और अगर इनमें से कोई भी पार्ट मिसिंग होता है उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। कोई भी पार्ट मिसिंग रहता है उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर यानी जिसमें चारों पार्ट्स उपस्थित रहते हैं, उसका सुंदर उदाहरण है गुलाब, रोजेस, हिबिस्कस, रोजेस, हिबिस्कस, ट्यूलिप्स, पी वगैरह। ये ऐसे फ्लावर हैं जिसमें फ्लावर के चारों पार्ट्स पाए जाते हैं। अब हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी यूज होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, दोनों एक साथ नहीं होते। यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें होगा या ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी ऐसे फ्लावर या तो मेल होते हैं, मेल फ्लावर, या फिर वो फीमेल फ्लावर होते हैं। या तो मेल फ्लावर होते हैं या फीमेल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का उदाहरण है पपाया, पपाया, पंपकिन, कोकोनट, मेज, केस्टर आदि वगैरह। अब हम लोग बायसेक्सुअल फ्लावर के बारे में जानेंगे कि बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बायसेक्सुअल फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर को। बायसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर है जिसमें एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट साथ साथ पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल reproductive parts present, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम
या स्टेमेन एंड पिस्टिल, स्टेमेन एंड पिस्टिल, और स्टेमेन एंड पिस्टिल दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर के उदाहरण हैं बार्ली, एग्जाम्पल बार्ली, राइस, व्हीट, मैंगो, सनफ्लावर, सनफ्लावर, टोमेटो, रोज आदि। अब हम लोग मोनोसस प्लांट के बारे में जानेंगे। यह भी एक टर्मिनोलॉजी है और इससे संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं अक्सर, इसलिए इस टर्मिनोलॉजी का भी आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, और अच्छी तैयारी के लिए कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। उसके बगैर एक्सेलेंट तैयारी नहीं हो सकती है। मोनोसस प्लांट ऐसे प्लांट को कहते हैं जो एक ही इंडिविजुअल प्लांट पर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर साथ साथ पाए जाते हैं। एक ही इंडिविजुअल प्लांट पर, एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी होते हैं। यानी एक ही, यानी सिंगल प्लांट, एक ही सिंगल प्लांट होता है, इंडिविजुअल प्लांट होता है, उस पर मेल फ्लावर भी अलग से पाए जाते हैं, फीमेल फ्लावर भी अलग से पाए जाते हैं एक ही प्लांट पर। यानी इसका कहने का मतलब है कि मोनोसस प्लांट मेल गैमेट पोलन ग्रैंड भी उत्पन्न कर सकते हैं और फीमेल गैमेट ओव्यूल भी उत्पन्न कर सकते हैं। यानी पोलन ग्रैंड भी बना सकते हैं और ओव्यूल का भी निर्माण कर सकते हैं। मोनोसस प्लांट के कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जैसे कॉर्न, कॉर्न, पंपकिन, पंपकिन, कैस्टर, मेज, मैंगो, ग्रेप्स, वालनट, कुकुम्बर, इटीसी। अब हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी है डायोसस प्लांट, डायोसस प्लांट, डायोसस प्लांट एक लिंगाश्रयी पौधा। डायोसस प्लांट एक लिंगाश्रयी पौधा। डायोसस प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग इंडिविजुअल पौधों पर पाए जाते हैं। सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट्स, अलग अलग इंडिविजुअल प्लांट्स पर पाए जाते हैं।
एक ही पौधे पर ये दोनों नहीं होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर नहीं होते, ये अलग अलग पौधों में होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे पौधे या तो मेल गैमेट पोलन ग्रैंड का उत्पन्न कर सकते हैं, या फीमेल गैमेट ओव्यूल्स उत्पन्न कर सकते हैं। या तो मेल गैमेट पोलन ग्रैंड बना सकते हैं, या फीमेल गैमेट गैमेट ओव्यूल्स उत्पन्न कर सकते हैं। यानी डायोसिस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, डायोसिस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। यानी या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा। डायोसियस प्लांट्स के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पपाया पपाया मलबेरी, डेट पाम, तार आदि। तो आप लोग समझ गए होंगे मोनोसिस प्लांट और डायोसिस प्लांट में क्या डिफरेंस है। मोनोसिस प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिसमें यूनिक जिसमें जो है मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, जबकि डायोसिस प्लांट में मेल फ्लावर के लिए अलग प्लांट होता है और फीमेल फ्लावर के लिए अलग प्लांट होता है, यानी अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, और ये जो कंसेप्ट है यहाँ उसको बिल्कुल क्लियर रखना है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मोनोसिस प्लांट में और डायोसिस प्लांट में। अब हम लोग आते हैं, हाँ आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, मोनोसिस प्लांट के संबंध में और डायोसिस प्लांट के संबंध में, उदाहरण के संबंध में। और जो डायोसिस प्लांट्स होते हैं उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, डायोसिस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, जबकि मोनोसिस प्लांट में बायसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, मोनोसिस प्लांट में बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मोनोसिस प्लांट में बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जबकि डायोसिस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एग्जांपल क्या है सब डायोसिस और मोनोसिस? डायोसिस का एग्जांपल है पपाया, मलबेरी, डेट पाम, तार वगैरह जो है ये डायोसिस प्लांट हैं, जबकि मोनोसिस प्लांट में ये कॉर्न आते हैं और कोकोनट, पंपकिन, बिटर गार्ड, कैस्टर, मेज, मैंगो, ग्रेप्स आदि जो है ये मोनोसिस प्लांट के उदाहरण है, मोनोसिस प्लांट के उदाहरण। यानी ऐसे प्लांट में बायसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही पाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्लांट रिप्रोडक्शन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है, चरण है, वो निषेचन की क्रिया है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। इसलिए यह एग्रीकल्चर के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निषेचन की क्रिया और पोलिनेशन की क्रिया। तो निषेचन का क्या तात्पर्य है, निषेचन का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है स्टेमेन, स्टेमेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना होता है एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, और पोलन ग्रेन जो है ये मेल स्पर्म होते हैं, मेल स्पर्म।
और फीमेल फ्लावर में पिस्टिल एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है ओवरी, और दूसरा इंपॉर्टेंट भाग होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा तो एंथर से या परागकोश से पोलन ग्रैन बाहर निकलकर वहां से ट्रांसफर होकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक आते हैं, और इस क्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। इस क्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। और पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर एक पोलन ट्यूब के रूप में ओवरी के अंदर तक पहुंचता है। ओवरी के अंदर तक पहुंचता है, और पोलन ट्यूब में 3 तरह का न्यूक्लियस होता है। यानी परागकोश से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन के पहुंचने की क्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन कहते हैं, और यह रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलिनेशन कहते हैं। स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, और एक ट्यूब के रूप में यह ओवरी के अंदर तक पहुंचता है। पोलन ट्यूब में 3 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। 3 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक जेनेटिव न्यूक्लियस होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, और ट्यूब न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 स्पर्म सेल का निर्माण करता है। 2 स्पर्म सेल का निर्माण करता है। ये दोनों स्पर्म सेल ओव्यूल के अंदर जाता है। ओव्यूल के अंदर जाता है, और सबसे पहले एक स्पर्म सेल एग सेल के साथ अंडाणु कोशिका के साथ फर्टिलाइज करता है। अंडाणु कोशिका के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। एक मेल स्पर्म, 1 मेल स्पर्म एग सेल के साथ फ्यूज करता है, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। जिससे जायगोट का युग्मनज का निर्माण होता है। जिससे जायगोट का हिंदी में युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का निर्माण होता है, और इसी जायगोट के डेवलपमेंट से, परिवर्धन से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो यानी सीड के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण, इसको हिंदी में हम लोग भ्रूण कहते हैं। अक्सर ये चर्चा में भी आता है, भ्रूण, भ्रूण हत्या। तो भ्रूण का निर्माण होता है। तो एक स्पर्म सेल से एक सेल फ्यूज करता है, और जायगोट का निर्माण होता है। इस क्रिया को साइनगेमी कहते हैं। इस क्रिया को साइनगेमी कहते हैं। साइनगेमी, इस क्रिया को साइनगेमी कहते हैं। एक न्यूक्लियस और भी है, यानी मेल स्पर्म और भी है। दूसरा मेल स्पर्म ओव्यूल के अंदर, दूसरा मेल स्पर्म, सेकेंड मेल स्पर्म ओव्यूल के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस से निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होता है। जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म के रूप में विकसित होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म के रूप में विकसित होता है। एंडोस्पर्म के रूप में या भ्रूणपोष के रूप में, भ्रूणपोष के रूप में विकसित होता है। ठीक है, भ्रूणपोष के रूप में विकसित होता है। यानी फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। फर्टिलाइजेशन
फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। 2 बार होता है। पहली बार पहली बार एक स्पर्म सेल एग सेल के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाता है, और दूसरी बार और दूसरा स्पर्म सेल सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर के प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, और यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इंडोस्पर्म में विकसित होता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी साइन गेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। साइन गेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। साइन गेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन। साइन गेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन साइन गेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन का क्या मतलब है, त्रिसंलयन का क्या मतलब है? यानी दूसरी बार जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में जो दो पोलर न्यूक्ली होते हैं, या 2n होता है, दो पोलर न्यूक्ली होते हैं और एक स्पर्म सेल, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और साइन गेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन दोनों को संयुक्त रूप से डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो साइन गेमी के बाद जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट से, और जायगोट जो है डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। साइन गेमी क्रिया में जायगोट बनता है। साइन गेमी क्रिया में जायगोट बनता है। जायगोट बनता है। जायगोट बनता है। और जायगोट बनता है। जायगोट 2n होता है। 2n यानी डिप्लॉयड हिंदी में द्विगुणित। डिप्लॉयड DIPLOID डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। डिप्लॉयड द्विगुणित यानी इसमें क्रोमोसोम का 2 सेट होता है। क्रोमोसोम का 2 सेट, गुणसूत्र का 2 सेट होता है इसमें। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जबकि एंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड 3n, इसको 3n से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाई 3n यानी एक स्पर्म सेल और 2 पोलर न्यूक्ली, इसलिए ये 3n है। पोलर न्यूक्ली 3n। यहां आपको याद रखना है, ये जो रचनाएं हैं जायगोट, एंडोस्पर्म, आपको पूछ देगा कि जायगोट होता है द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, इनमें से कोई नहीं। तो जायगोट द्विगुणित होगा, द्विगुणित डिप्लॉयड।
क्योंकि डबल सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है। लेकिन एंडोस्पर्म जो है ये त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित, ट्रिप्लॉइड, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का 3 सेट है, 3 सेट्स, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 3 सेट्स। और चूंकि बीज के अंदर एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, नरिशमेंट देता है, प्रोवाइड नरिशमेंट, पोषण, नरिशमेंट, किसको? भ्रूण को। भ्रूण को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पोषण चाहिए, और वो पोषण भ्रूणपोष से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। यहाँ आपको याद रखना है, एक यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भ्रूण कहाँ पर पाया जाता है? फूल में, पत्ती में, फल में, बीज में। इसका सही उत्तर है बीज में। भ्रूण कहाँ पाया जाता है? यह यूपीएससी का प्रश्न है। भ्रूण कहाँ पाया जाता है? भ्रूण कहाँ पाया जाता है? बीज में पाया जाता है। भ्रूण बीज में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? त्रिगुणित एंडोस्पर्म, त्रिगुणित एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। एग सेल एंड और पोलन ग्रेन जो है ये हैप्लॉइड है, अगुणित होते हैं। देख लीजिए, एग सेल एंड पोलन ग्रेन, एंड पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं। इसको एन से डिनोट करते हैं, हैप्लॉइड, इसे एन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है इसमें क्रोमोसोम का आधा सेट होता है, क्रोमोसोम का आधा सेट होता है। हिंदी में अगुणित कहते हैं, हैप्लॉइड को अगुणित कहते हैं। ठीक है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। और एम्ब्रियो सैक में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं। एम्ब्रियो सैक में 1 एग सेल, 1 एग सेल, एग सेल, एन, एन कर, एन, इसके एन से डिनोट करते हैं क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है। 2 पोलर न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस। 2 साइनर्जिड्स, 2 साइनर्जिड्स, 2 साइनर, SYNER जिट्स, GIDS, यानी सहायक कोशिकाएं। 2 साइनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। एंड 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल और सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और एग सेल और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, जिससे जायगोट और एंडोस्पर्म का विकास होता है। अब हम लोग आते हैं सीड पर, सीड, क्योंकि हाँ, आप लोग यहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भ्रूणपोष क्या है या एम्ब्रियो क्या है। तो सीड के अंदर जो रचनाएं होती हैं उनमें से एक भ्रूणपोष होता है,
भ्रूणपोष, भ्रूण को आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप लोग, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीड के बारे में, चूंकि प्लांट मॉर्फोलॉजी में सीड का भी अध्ययन करना है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में सीड भी करना है। पहले हम बता चुके हैं रूट, स्टेम, लीफ के बारे में, और अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग फ्लावर, पॉलिनेशन, और अब हम लोग चर्चा करेंगे सीड के बारे में, सीड के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल पाया जाता है, जो बीजांड पाया जाता है, यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फल में बदल जाता है, और ओवरी फल में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो आपको यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का एग्जाम पॉइंट है, याद रखना है कि ये सीड का निर्माण जो है किस फल से होता है, तो ओव्यूल से होता है। फल का निर्माण किससे होता है? ओवरी से होता है। अब हम लोग यहाँ सीड के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सीड के स्ट्रक्चर में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सीड के स्ट्रक्चर में, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला है एम्ब्रियो, पहला है एम्ब्रियो या भ्रूण, एम्ब्रियो भ्रूण, ये सीड के अंदर पाया जाता है। दूसरा है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म अभी बताया मैंने आप लोगों को, ये एम्ब्रियो को पोषण देता है, नरिशमेंट देता है। और तीसरा है सीड कोट, यानी बाहरी आवरण, सीड का बाहरी छिलका, बाहरी आवरण, सीड कोट जिसको कहते हैं, सीड कोट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट भाग होते हैं किसी भी सीड के, यानी एम्ब्रियो, भ्रूण, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणकोश, और बाहर का सीड कोट। सीड कोट जो है ये 2 लेयर्ड होता है। बाहर के लेयर को टेस्टा कहते हैं और अंदर के लेयर को टेगमेन कहते हैं। सीड कोट में 2 लेयर होते हैं, सीड कोट में 2 लेयर होते हैं। बाहर के लेयर को टेस्टा कहते हैं, टेस्टा, टेस्टा, और अंदर के लेयर को टैगमैन कहते हैं, टैगमैन, टैगमैन कहते हैं, टैगमैन। टेस्टा हार्ड होता है और टैगमैन जो है डेलिकेट होता है, डेलिकेट होता है। और ये दोनों ही सीड के इंटरनल ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों ही सीड के अंदर के भाग को प्रोटेक्ट करते हैं, भ्रूण को प्रोटेक्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। एंडोस्पर्म का क्या काम है, इसका चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं। यानी एंडोस्पर्म जो पोषण देने का काम करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है। एम्ब्रियो में दो इंपॉर्टेंट रचनाएं पाई जाती हैं। एम्ब्रियो में दो इंपॉर्टेंट रचनाएं पाई जाती हैं। पहला है रेडिकिल, 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 और दूसरा है प्लोबोल, PLUMUL, PLUMEL, प्लोबोल, रेडिकिल, प्लोबोल, रेडिकिल एंड प्लोबोल, प्लोबोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। रेडिकल से
रूट का विकास होता है रेडिकल भाग से, यही रेडिकल भाग से रूट का विकास होता है। रूट रूट का विकास होता है और कोलोमल भाग से सूट सिस्टम का विकास होता है। सूट सिस्टम यानी ऊपर में तना का, ब्रांच का जो विकास होता है उसको सूट सिस्टम कहते हैं। तना, ब्रांच, टहनिया, टहनिया आदि, इसको सूट सिस्टम कहते हैं। यानी रेडिकल भाग से या मूलांकुर, उस रेडिकल को मूलांकुर भी कहते हैं हिंदी में, मूलांकुर, और कोलोमल को प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर आपको याद रखना है, रेडिकल एंड कोलोमल। रेडिकल से जड़ बनता है और कोलोमल से तना, टहनी वगैरह का विकास होता है, सूट सिस्टम का विकास होता है, सूट का विकास होता है, सूट का विकास होता है। अब सीड में या तो एक दाने होते हैं या दो दाने होते हैं। सीड में या तो एक दाना होता है या दो दाना होता है। एक दाना होता है या दो दाना होता है, जिसे कोटाइलेडोन कहते हैं। कोटाइलेडोन, जिसे दो दाना होता है, जिसे कोटाइलेडोन, COTYLEDON, कोटाइलेडोन, कोटाइलेडोन, DON, कोटाइलेडोन। ठीक है, तो एक दाने वाले सीड को मोनोकोट कहते हैं। मोनोकोट, मोनोकोट। और दो दाने वाले सेट को डाइकोट कहते हैं। मोनोकोट, डाइकोट, आपको याद रखना है। मोनोकोट एक दाना, डाइकोट दो दाना। जैसे आप लोग ग्राम को देखते हैं, पी को देखते हैं, उसमें दो दाना होता है। राइस को देखते हैं, उसमें एक ही दाना होता है। व्हीट को देखते हैं, उसमें एक ही दाना होता है। मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोट। मोनोकोट के सुंदर उदाहरण है, मोनोकोट के उदाहरण है राइस, व्हीट, मेज, ईटीसी। राइस, व्हीट, मेज सब मोनोकोट हैं। और डायकोट सीड्स के उदाहरण है ग्राम, पी, पी, बीन, मैंगो। मैंगो। सीड स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर चुके, अब हम लोग सीड जर्मिनेशन की बात करें। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। अब ये सीड जर्मिनेशन क्या है? कोई भी सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज में रहता है, सोया हुआ रहता है, लेकिन जब उसका सही सीजन आता है तो उस समय उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है, उसमें एक्टिव स्टेज में आ जाता है। इसी को जर्मिनेशन कहते हैं। यानी डोरमेंट स्टेज से एक्टिव स्टेज में आना जर्मिनेशन कहलाता है। डोरमेंट स्टेज से एक्टिव स्टेज में आना जर्मिनेशन कहलाता है। जिब्रेलिन हार्मोन सीड डोरमेंसी को ब्रेक करके जर्मिनेशन को प्रोमोट करता है। जिब्रेलिन हार्मोन सीड डोरमेंसी को ब्रेक करके जर्मिनेशन को प्रोमोट करता है।
अब हम लोग जानेंगे कि सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी की रिक्वायरमेंट्स फॉर सीड जर्मिनेशन। की रिक्वायरमेंट्स फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या आवश्यक है, सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। फॉर सीड जर्मिनेशन तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला वाटर, वाटर और ये मॉइस्चर, मॉइस्चर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। यानी ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है सीड जर्मिनेशन के लिए, लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे हैं जो लाइट में जर्मिनेशन होता है, कुछ सीड ही ऐसे हैं जिसका जर्मिनेशन लाइट में होता है, नहीं तो अधिकांश सीड जो है वो डार्कनेस में जर्मिनेट होता है, डार्कनेस में जर्मिनेट होता है। और ये तीन फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है, वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, नॉट लाइट। वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। अब हम लोग वीवी पेरी की चर्चा करेंगे। वीवी पेरी क्या होता है? वीवी पेरी जो यूपीएससी में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। वीवी पेरी, व्हाट इज वीवी पेरी? वीवी पेरी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें डोरमेंसी आता ही नहीं है, और ऐसे पौधों में बीज के अंदर ही जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, और फल के पौधे से अलग होने से पहले ही जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, और बीज के अंदर ही जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। यानी वीवी पेरी वह प्रोसेस है जिसमें सीड का जर्मिनेशन बीज के अंदर ही हो जाता है। वीवी पेरी वह प्रोसेस है जिसमें जर्मिनेशन, जर्मिनेशन सीड के अंदर ही हो जाता है, सीड के अंदर ही हो जाता है। और इसमें कोई डोरमेंसी स्टेज नहीं होता, डोरमेंसी स्टेज नहीं होता है। वीवी पेरी का सुंदर उदाहरण है, वीवी पेरी का सुंदर उदाहरण है मैनग्रोव प्लांट्स, मैनग्रोव प्लांट्स जैसे राइजोफोरा, मैनग्रोव प्लांट्स जैसे राइजोफोरा, राइजोफोरा, मैनग्रोव प्लांट्स राइजोफोरा एंड कोकोनट, एंड कोकोनट, कोकोनट। यानी ऐसे पौधों में सीड जर्मिनेशन सीड के अंदर ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। शॉर्ट में करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, यानी स्वपरागन एंड परपरागन, स्वपरागन एंड परपरागन। सेल्फ पॉलिनेशन बायसेक्सुअल फ्लावर में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन बायसेक्सुअल फ्लावर में होता है। बायसेक्सुअल फ्लावर में होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। अब हम लोग बात करेंगे एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, बायोटिक एजेंट्स एंड एबॉटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स, एबॉटिक एजेंट्स। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स आदि आते हैं, जबकि एबॉटिक एजेंट्स में विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विंड द्वारा पॉलिनेशन को एनेमोफिली कहते हैं, एनेमोफिली, एनेमोफिली विंड द्वारा या एनेमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड, बाय वाटर हाइड्रोफिली, बाय एनिमल जूफिली, हाइड्रोफिली कहते हैं। बाय एनिमल को जूफिली कहते हैं। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ एंड फ्लाइज, इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया को एंटोमोफिली कहते हैं। बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया को ऑर्निथोफिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा, बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया को चिरोप्टेरीफिली कहते हैं, चिरोप्टेरीफिली, चिरोप्टेरीफिली। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले नए टॉपिक पर।